इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास परेशानी ना हो। जो इंसान परेशान में पड़ जाता है वह इंसान अपनी परेशानी को दूर करने के लिए काफ़ी लोगों से राय मशवरा भी लेता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन उसी के वजह से उसका पूरा परिवार भी तहस महस भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है, जिस वजह से हमेशा के लिए दो महिलाएं बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आप पहली बार देखने आए हैं तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप एक बार जाकर हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आज का जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और यह घटना है राजस्थान प्रदेश, उसी का एक जालौर ज़िला पड़ता है, उसी के करीब चितलवाना थाना पड़ता है और ठीक उसी के करीब सिसवाना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं दीपाराम प्रजापति, जिसकी उम्र होती है 31 साल के आसपास होता है। दीपाराम प्रजापति जो होता है असल में एक राजमिस्त्री का काम करता है, काफ़ी पैसे वाला भी होता है, उसका एक अच्छा खासा मकान भी होता है। लेकिन दीपाराम प्रजापति के टोटल 2 पत्नियां भी होती हैं, जिसमें बड़ी पत्नी का नाम होता है मालू देवी उर्फ माली, जिसके टोटल एक 7 साल का बेटा भी होता है। लेकिन माली जो होती है एक मंदबुद्धि होती है और उससे दीपाराम की जो दूसरी पत्नी होती है वह होती है दरिया देवी उर्फ दौली, जिसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है 2.5 साल का और एक छोटी बेटी होती है मात्र 8 महीने का। अब इधर जो होता है दौली और साथ में माली का जो ज़िंदगी होता है अपने पति के साथ इधर दीपाराम के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से बीतता है। दोनों अपने घर में काफ़ी सुखीमय जीवन अपने एक पति के साथ बिताते हैं, क्योंकि दोनों का जो खर्चा होता है वह दीपाराम राजमिस्त्री के बदौलत बड़े बड़े ठेके लेकर अपने घर परिवार का जो खर्चा होता है, यहाँ तक कि अपनी माँ का खर्चा भी वो अच्छी तरह से झेल पाता था, यानी कि ठीक ठाक इनका खर्चा चल ही जाता था, वक्त अच्छे से गुजर जाता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ 19 दिसंबर 2017 का दिन होता है, तो वही सुबह का टाइम होता है। तो उसी बीच दीपाराम जो होता है अपनी छोटी पत्नी इधर दौली को अपने ही साथ कुछ दूर पर एक मार्केट पड़ता है, वहीं पर ले जाने के लिए अपने ही कार में बैठाने के लिए तैयारी करता है। अपनी माँ से दीपाराम कह देता है कि अपनी पत्नी यानी कि दौली को अपने साथ ले जा रहे हैं इसी मार्केट में, एक ज्वेलरी की है उसका काम है। और इसी बीच उसकी जैसी बड़ी पत्नी इधर माली सुनती है, सुनने के बाद एकदम चौंक से जाती, कहने लग जाती है कि हमारे भी कुछ गहने टूट गए हैं, हमें भी साथ ले चलो। काफ़ी जिद्दी स्वभाव की माली होती है, क्योंकि मनबुद्धि की होती है और इसीलिए दीपाराम को अपनी पत्नी इधर माली की बात माननी पड़ जाती है। माली और साथ में दौली दोनों एक ही कार में जाकर एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन दौली उस समय कह देती है कि हम तो तुम्हारे साथ आगे वाले सीट पे बैठेंगे। दौली इधर दीपाराम के साथ आगे वाली सीट पर बैठ जाती है, लेकिन माली जो होती है वह पीछे बैठ जाती है। अब इधर दीपाराम अपने दोनों पत्नियों को लेकर मार्केट चला जाता है, अच्छे से उनको शॉपिंग भी करा लेता है। लेकिन मात्र जैसे ही 3 घंटे का वक्त बीतता है, तो उसी बीच दीपाराम जो होता है अपनी कार अपनी दोनों पत्नियों सहित लेकर लौट पड़ता है। लेकिन उसी बीच एक खड़ंजा पड़ता है गांव के करीब लगभग 1 किलोमीटर दूर, वहीं पर कुछ गन्ने के खेत होते हैं, वहीं पर दीपाराम अपनी कार रोक देता है। रोकने के बाद उसी कार में से निकल जाता है। निकलने के बाद वहां जाकर शौच करने के लिए कोशिश भी करता है। तभी पीछे मुड़ के देखता है, उसकी जो अपनी कार होती धू धू करके वह जलना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही 5 पहुंचता है, देखता है कि दरवाज़ा अंदर से तो लॉक पड़ा है, पूरी कार जल से जाती है।
तभी वहीं पर एक बाइकर वाला गुजर रहा था। वह बाइकर जैसे ही देखता है, देखने के बाद वह भी चिल्लाना शुरू कर देता है। इधर दीपाराम भी काफ़ी ज़ोर से दहाड़े मारकर चिल्ला भी रहा होता है और इसी की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के गांव के जो लोग होते हैं सभी लोग नज़ारा देखने पहुंच जाते हैं। सभी लोग दंग से रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही कार को बुझाते हैं देखते हैं कि अंदर उधर माली और साथ में दौली दोनों की डेड बॉडी जली अवस्था में पड़ी होती है। गांव के लोग सन्न सा रह जाते हैं, लोग सोच नहीं पाते आखिर क्या हो गया। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो उसी समय चितलवाना पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं तेजू सिंह। अब तेजू सिंह जैसे खबर पाते उनको यह मामला काफ़ी गंभीर लगता है, क्योंकि 2 महिलाएं एक कार में जलकर बुरी तरह से झुलस की अवस्था में उनकी मौत हो चुकी है। अब तेजू सिंह जैसे खबर पाते हैं तो तुरंत अपने बड़े से अधिकारियों को इस चीज़ की सूचना दे देते हैं और साथ में अपने साथ सिपाही लेते हैं और उसी गाँव की तरफ बढ़ पड़ते हैं। लगभग गाँव से 1 किलोमीटर दूर पहले ही देखते काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है। सामने गन्ने का खेत होता है, पास देखते ग्रामीण जुटे हुए पड़े होते हैं। उसी तरफ अपनी जिप्सी मोड़ देते हैं। मोड़ते ही वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं जैसे ही जिप्सी को देखते हैं तेजू सिंह की, तो वहाँ तुरंत ही हटना शुरू हो जाते हैं और तेजू सिंह तुरंत ही जाकर वहीं खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि एक कार है जो पूरी तरह से झुलस पड़ी है और उसी कार के अंदर 2 महिलाओं की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस उसके कार को जो लाकर होता है उसको ज़बरदस्ती तोड़वा देती है। बाहर निकाल दोनों की देखती है कि मौत हो चुकी होती है। सामने ही खड़ा होता है दीपाराम, वहीं दहाड़े मारकर तेज से चिल्ला रहा होता है। पुलिस उससे पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। दीपाराम कहने लग जाता है कि साहब अभी तो हम कुछ ही मिनट पहले अपनी पत्नियों को लेकर अपने ही गांव की तरफ लौट रहे थे, तभी उसी बीच हमें शौच लग जाता है, तो शंका की वजह से हम बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे करने के लिए जाते हैं तो पीछे हमारी नज़र पड़ती है। देखते ही अपनी कार धू जल रही है। हमारी पत्नियां दोनों अंदर तड़प सी रही हैं और जैसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते पता लगता है दरवाज़ा दोनों अंदर से लॉक पड़ा है। हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उन दोनों की देखते हैं तो वहीं पर मौत हो जाती है और काफ़ी शोर शराबा मचाते हैं। गांव के लोग भी आते हैं। तब तक हमारी दोनों पत्नियां इस कार में गहरी नींद में मौत की अवस्था में छो चुकी होती हैं। अब यह बात तेजू सिंह उधर दीपाराम की बात को काफ़ी इम्तिहान से लेते हैं। लेने के बाद उसकी बात को जब गंभीरता लेते हैं, इसके लिए बड़े अधिकारी को सूचना दे देते हैं। सभी बड़े अधिकारी सूचना पा जाते हैं। उनको लगने लगता है जो मामला है पूरी तरह से दुर्घटना है। इसीलिए पुलिस की टीम इधर दोनों के बॉडी को काफ़ी जांच पड़ताल वही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन घटनास्थल का निरीक्षण कर रही होती है तो पुलिस को यह जब मामला होता है काफ़ी संदिग्ध में डाल देता है, क्योंकि इस मामले में कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है। पुलिस के मन में एक शंका सा बैठ जाता है और इसी शंका की वजह से पुलिस की जो टीम होती है वह दीपाराम का जो चेहरा होता है काफ़ी गंभीर अवस्था में लिखना शुरू कर देती है। उसके चेहरे से कुछ भनक सी आ रही थी। अब तेजू सिंह उसी समय दोनों महिलाओं का अच्छे से निरीक्षण करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इधर पुलिस की टीम उसी समय दौली के मायके वाले और साथ में माली के मायके वालों को सूचना भिजवा देते हैं। पुलिस की टीम जैसे थाने लौट के आती है, आने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर उधर दौली के ही मायके वाले उसके जो अपने पिता होते हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर थाना प्रभारी तेजू सिंह बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने काफ़ी होश हवास में तेज़ चिल्लाकर काफ़ी बातें कहना शुरू कर देते। कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी दुर्घटनाग्रस्त की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है, बल्कि हमारे बेटी की सोची समझी के तहत हत्या कर दी गई है। और पुलिस जो होती है उधर दौले के पिता वहीं खड़े होते हैं, उनसे पूछने लग जाते कि आखिर आपको किस बिना पर लग रहा है। वह कहने लग जाते कि साहब हमारी जो बेटी होती अभी मात्र 2 घंटे पहले ही हमारे पास फ़ोन की थी। वह कहने लग जाते कि पिताजी लग रहा हमारे जान की खतरा है, और वह किसी और से नहीं है, वह खुद हमारे पति दीपाराम से है। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि दीपाराम ने ही मिलकर दोनों पत्नियों की हत्या की है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी समय इधर दौले के पिता के तहरीर पर अब जाकर दीपाराम के ऊपर सोची समझी साजिश के तहत हत्या का मुकदमा उधर दर्ज कर लेती है। और पुलिस की एक टीम जाती है दीपाराम को उसके घर से गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन इधर दीपाराम को पता चल जाता है कि पुलिस अब हमारे पीछे पड़ चुकी है, तो दीपाराम जो था अपने घर से पता लगता उस समय तो फरार है।
और पुलिस को शंका होता और गहरा हो जाता कि अब हो ना हो इसमें दीपाराम का पूरी तरह से हाथ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है दीपाराम का मोबाइल नंबर ले लेती है, उसका मोबाइल नंबर उसी टाइम सर्विलांस पे लगा देती है कि ताकि जल्द से अगर कहीं भी इसका लोकेशन मिले तुरंत ही पुलिस की कस्टडी में आ जाए। अब पुलिस उसकी तलाशी करना उसी दिन से शुरू कर देती है, खबरियों को लगा देती है जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन पूरी का पूरा रात बीत जाता है लेकिन दीपाराम पुलिस के कस्टडी में नहीं आता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है और सख्त हो जाती है। होने के बाद दीपाराम की तलाशी करना और जगहों पर शुरू कर देती है। लेकिन दूसरे दिन का वही दोपहर का टाइम होता है, उसी बीच कुछ खबरें होते हैं। उन्हीं खबरियों को पता चल जाता है कि दीपाराम अपने ही मार्केट की एक दुकान है, उसी दुकान पर मौके पर बैठकर चाय पी रहा है। और जैसी खबरी पाते तुरंत ही खबरी वहां पहुंच जाते हैं और दीपाराम को एक सादे पोशाक में धर दबोचते और थाने लाते हैं। और दीपाराम जैसे ही थाने आता है तो पुलिस के सामने खड़ा होता है। पुलिस को देखकर वह थर थर कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि दीपाराम कोई ऐसा सातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। और पुलिस के सामने अपने दोनों पत्नियों, इधर जो होता है माली और साथ में दौली की हत्या का जुल्म जब कबूल करता है, इससे सुनने के बाद लोगों का वहाँ साथ में खड़े पुलिस वाले इंस्पेक्टर थाना प्रभारी का कलेजा भी दहल सा जाता है। असल में दौली की जो शादी होती है वह शादी होती है मात्र 10 साल पहले दीपाराम से। और जब दीपाराम की शादी इधर दौली से होता है तो उससे पहले दीपाराम जो होता है काफ़ी गरीब सा होता है। वह छोटा मोटा एक मजदूरी किया करता था, लेकिन उसके घर परिवार का जो खर्चा होता है वह नहीं चल पाता है। लेकिन जब दौली की शादी जाकर दीपाराम से हो जाती है तो उसी दिन से दीपाराम की जो किस्मत होती है वह चमकना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब मजदूरी करने जाता था तो वह मिस्त्रियों के साथ काम सीखना शुरू भी कर देता है। वक्त अच्छे से बीतने लगता और मिस्त्री का काम वह सीख लेता है। धीरे धीरे राजमिस्त्री का काम करने लग जाता है। ऐसे करते करते राजमिस्त्री के साथ उनका हाथ बटाने लगता है और जब काम सीख लेता है तो काम के बदले उसको ठीके मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इधर दौली और साथ में दीपाराम प्रजापति का जो ज़िंदगी होता है बेहतर तरीके ढंग से बीतना शुरू हो जाता है। वक्त अच्छे से भागने लगता है और जब भागने लगता है तो इसी बीच ज़िंदगी चलते चलते लगभग 4 साल का वक्त बीत जाता है। तब इसी बीच दौली और साथ में दीपाराम प्रजापति के बीच टोटल एक बेटा होता है और उसी बेटे के साथ इधर जो होता है दीपाराम और साथ में दौली दोनों ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन वक्त की तरह इनकी भी ज़िंदगी में कुछ अड़चनें आ जाती हैं, जिसकी वजह से इधर दीपाराम जो होता है अपनी पत्नी अब माली को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि जब भी दीपाराम अपने काम से थका मारा लौटता तो लौटने के बाद वह जो थी माली वह तुरंत ही उसके सामने शरीर में जवाब दे जाती है, क्योंकि माली एक मंद बुद्धि की होती है, इसीलिए उसके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, जिसकी वजह से दीपाराम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसी बीच दीपाराम सोचने लग जाता है कि हमारे पास काफ़ी सारे पैसे हैं, धन दौलत भी हमारे पास, गाड़ी बंगला है, क्यों ना अपनी शादी किसी और नई लड़की से कर लिया जाए। वह लड़की जो होती है हमारे हिसाब से सही ढंग से चलेगी और अपने हिसाब से उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे। और दीपाराम के मन में जैसे यह घर करता है शंका करने के बाद तुरंत जो होता है अपने लिए नई औरत की तलाशी करना शुरू कर देता है। तभी उसी बीच दीपाराम के कुछ रिश्तेदार होते हैं। उसी रिश्तेदार के द्वारा दीपाराम को पता चलता है यहीं पास का एक जाना माना इलाका पड़ता है जो राजस्थान में ही बाड़मेर ज़िला पड़ता है। उसी के पास सिवान गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं पीरा राम, जिनकी बड़ी बेटी होती है दरिया देवी उर्फ दौली, जिसकी उम्र होती है 28 साल। दरिया देवी उर्फ दौली की जो शादी होती है ऑलरेडी 3 शादी हो चुकी होती हैं, लेकिन वह अपने तीनों पतियों का साथ छोड़कर अपने ही मायका में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही दीपाराम को पता चलता है बिचौली के दौरान जाकर उसी समय इधर दौली के जो पिता होते हैं पीरा राम से उस बिचौली से बात कर देता है। और बिचौली जाता पीरा राम से बात करता है तो इधर दीपाराम के बारे में अब पीरा राम को सारी जानकारी देते हुए कहने लग जाता है कि असल में दीपाराम जो होते हैं उनकी एक पत्नी थी, लेकिन वह पत्नी गंभीर बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन दीपाराम आपकी जो बेटी है इसके बारे में सारी सच्चाई जानते हैं, तभी वह आपके बेटी को अपनाना चाहते हैं। नाता प्रथा के तहत वह आपको लगभग 5 लाख रुपए देंगे। और जैसे यह बात दौली के पिता पीरा राम सुनते हैं तुरंत ही अपनी बेटी का जो हाथ होता वह जाकर इधर आप दीपाराम के हाथ में दे देते हैं।
और दीपाराम के साथ जैसे ही दौली ससुराल में जाती है, कुछ दिन तो रहती है, समय अच्छा स्पेंड करती है, लेकिन उसके मन में शंकाएं गूंज बैठती है कि आखिर यह घर में रहने वाली यह औरत कौन है, माली। और उसके बारे में सारी जानकारी पा जाती है और जैसे पा जाती है तो पूरा जो घर होता है अपने सर पे उठा लेती है और दीपाराम से उसी औरत का नाम लेकर झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं। लेकिन दीपाराम इधर दौली को काफ़ी समझाता बुझाता है कि हाँ, हमारी माली पहली पत्नी थी, लेकिन यार मन बुद्धि की औरत है, या किसी इसकी काम में मन नहीं करता, ना हमारे साथ रिश्ता रखती है। हम दौली तुमसे इसलिए शादी किए हैं ताकि तुमको अपनी ज़िंदगी में सच संवार के रखें और हमारे हिसाब से चलो। लेकिन दौली जैसे इधर दीपाराम की बात सुनती भन्ना आ जाती है। वह उसी समय फैसला लेती है और बड़ी सी पंचायत बुलाती है। लेकिन पंचायत में जो होता है, इधर दौली की तरफ एक फ़ैसला दिया जाता है कि दौली के नाम इसी वक्त 10 लाख रुपए का एफडी किया जाए। दीपाराम पंचायत की बात मान लेता है, दौली के नाम से 10 लाख का एफडी करवा देता है। एफडी करवाने के बाद भी दीपाराम की ज़िंदगी जो होता है दौली की वजह से तहस महस होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच 3 साल का तो वक्त बीत जाता है। लेकिन जब बीत जाता है दौली के टोटल 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जो 2.5 साल का होता है वह बेटा होता है कौशल, और जो 8 महीने की बच्ची होती है वह होती है सरिता। लेकिन दोनों बच्चे होने के बावजूद भी दौली के दिमाग जो होता है तब भी कंट्रोल में नहीं रहता, और जिस वजह से आए दिन अपने पति दीपाराम से झगड़े तकरार करते हैं। लेकिन तभी दीपाराम को एक बड़ा सा मकान का ठेका मिल जाता है, क्योंकि मौके पर राजमिस्त्री का काम करता है। वह गुजरात के ही पालनपुर में। वहाँ पर जब ठेकेदारी मिलता है तो काम करने के लिए अपने ही ससुराल में जाता है, साथ में अपनी पत्नी दौली को भी ले जाता है और वहीं पर रख लेता है। जब रखता है तो दौली के साथ तो रहना शुरू कर देता है। लेकिन दौली कुछ वक्त बीतने के बाद अपने पति उधर जो होता है अब जाकर दीपाराम से झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं। दीपाराम भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ रहने के बाद इधर दौली अपने माता पिता से भी झगड़े करने लगती है। उसको लगने लगता हमारी ज़िंदगी नई पत्नी आने की वजह से काफ़ी तहस महस सा हो गया है। तो दौली जब परेशान हो जाता सोचने लग जाता इससे बढ़िया हमारी तो पहली पत्नी माली है, भले मन बुद्धि की, हमारी हर बात मानती है, अपने परिवार में हंसी खुशी रहती है। लेकिन यहाँ जब से आई है तब हमारी ज़िंदगी को तहस महस कर दिया है। दीपाराम उसी वक्त इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह नवंबर 2017 के ही महीने में अपनी नई पत्नी दौली को अपने साथ लेता है और अपने ही गांव पहुंच जाता है। लेकिन दौली जो होती है अपने ही ससुराल में जैसे ही रहना शुरू कर देती है तो अपने सास ससुर के साथ झगड़े तकरार करती है, और इसकी जानकारी इधर अब जाकर दीपाराम को लगता है। दीपाराम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतनी परेशान हो जाता है कि उसे भी अपनी पत्नी दौली को अपने रास्ते हटाने के लिए प्लान बना लेता है। वह सोचने लग जाता है कि इसको तो अपने रास्ते से हटा देंगे तो अपनी पहली पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से जिएंगे। और इसी भी जब फैसला ले लेता है तो अपनी जो पत्नी होती है दौली को दोबारा उसके ही मायके ले जाती है। वहाँ तो कुछ दिन रखती है, लेकिन वह भी तब भी दीपाराम से वहीं झगड़े तकरार करती है। अब दीपाराम तुरंत अपनी पत्नी को लेता है। लेने के बाद 18 दिसंबर 2017 को ही सुबह का टाइम होता है। तो उसी बीच अब जो होता है दौली को लेकर वहाँ निकलना शुरू कर देता है। तभी अपने ससुर से बोल देता है कि दौली को हम ले जा रहे हैं, कल उसके लिए हम कुछ ना कुछ अर्जेंट गहने लेने वाले हैं और काफ़ी गहने लेंगे, इसीलिए ले जा रहे हैं। अब उसके ससुर जो होते हैं उसकी बात मान लेते हैं। मानने के बाद यह दौली को अपने साथ लेकर दीपाराम चला आता है। लेकिन दौली जब वहाँ रहती है तब भी वहाँ रहकर अपने सास ससुर से झगड़े तकरार करती है। लेकिन दूसरे दिन 19 दिसंबर 2017 का दिन होता है, तो सुबह का टाइम होता है। तो उसी बीच इधर दीपाराम अपनी माँ से बोल देता है कि हम दौली को ले जा रहे हैं अपने ही मार्केट में एक ज्वेलरी के यहाँ, उसका काम है, अर्जेंट काम है। और जैसे ही यह बात उधर जाकर माली सुनती है, सुनने के बाद काफ़ी दंग सा रह जाती है। वह भी कहने लगती है हमारे भी कुछ गहने बिगड़ गए हैं, उसको बनवाने के लिए हम भी चलेंगे। और बिना पूछे ताछे जाकर माली उसी कार में बैठ जाती है। और यह बात दीपक के भनक तो लग जाती है कि आखिर यहाँ जब बैठ गई है तो हमें अपने प्लान को अंजाम कैसे देंगे। लेकिन माली जाकर दरवाज़ा तुरंत बंद कर लेती है। इधर दौली को साथ लेता है और दौली जाकर ज़बरदस्ती जो होता है दीपाराम के बगल बैठ जाती है और कार चलाना शुरू कर देता है। लगभग 2 किलोमीटर दूर ले जाता है। ले जाने के बाद सोचता अपने प्लान को हम आज अंजाम कैसे दें, हमें इस तरह अंजाम देना है ताकि यह मामला दुर्घटना लगे, हत्या पूरी तरह से हो जाए और इसमें पकड़े भी ना जाए। और उसी फिराक में अपने मन को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे 2 किलोमीटर पार करता है तो देखता बड़ा सा पत्थर है। उसके दिमाग में आ जाते इसी पत्थर में ले जाकर अपनी गाड़ी भिड़ा दे तो वहीं पर दौली की मौत हो जाएगी। और इसी फिराक में मिला था। लेकिन जैसे ही पत्थर के पास पहुंचता तो गाड़ी अपने आप पत्थर के पास पहुंचने के बाद लड़बड़ा सी जाती है। दौली समझ जाती है कि दीपाराम हमारी जान लेना चाहता है।
और दौली उसी गाड़ी से कूद जाती है। जाने के बाद पास जाती है तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है जो कुछ गाय चरा रही होती है। उसी के पास पहुँच जाती, कहने लग जाती है हमारा पति हमारा जान लेना चाह रहा है, वो हमारी जान को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह औरत कह देती है कि तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे हाथ फैलाकर दौड़ा हुआ आ रहा है। दीपाराम काफ़ी मीठी मीठी बातें कर और उस औरत को अपने बातों में उलझा कहने लग जाता है कि हमारी गाड़ी गलती से उस पत्थर में टकरा गया, ऐसा कुछ हमारा मकसद नहीं था। इसके मन में तो काफ़ी शंकाएँ हो गई क्योंकि इतनी तेज़ तर्रार है कि हमारी एक बात नहीं सुनती। अब वह महिला होती है, वह महिला दौली को कहने लग जाती है कि तुम्हारे गाड़ी में एक महिला तो और बैठी हुई है, तुम्हारी जान को कैसे खतरा हो सकता है। तुम्हारा पति तुमको काफ़ी लाड़ प्यार से मना रहा है, इसलिए तुम उसकी बात मान लो और जाकर अपने कार में बैठ जाओ। लेकिन इधर दीपाराम दौली को काफ़ी मनाता है। जब दौली को अपने मन में विश्वास हो जाता है कि हमारा पति हमारे पीछे नहीं पड़ा था, हमारे मन में शंकाएँ थी, और दौली जाकर दोबारा उसी कार में बैठ जाता है। दौली जो होती है वह जाकर माली के पास पिछली वाली सीट पर बैठ जाती है और इधर दीपाराम गाड़ी चलाते हुए अपने गांव की तरफ ले आना शुरू कर देता है। आते आते लगभग दोपहर का टाइम हो जाता है। फिर उसी भी दीपाराम जो होता है अपने गांव के करीब पहुंचने वाला होता है। दीपाराम सोचने लग जाता है कि आखिर अपने प्लान को हम कैसे कामयाब करें, और उसके मन में एक प्लान और गूंज जाता है। वह सोचने लग जाता है क्यों ना अपने दोनों पत्नी माली और साथ में दौली को अपने रास्ते से हटा दें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे पैसे हैं और गाड़ी है, बंगला है, तो हम तीसरी शादी बड़े आराम से कर लेंगे और ऐसी पत्नी लाएंगे कि हम अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से बिताएंगे। और यह प्लान उसके मन में जैसे आता सोच लेता है क्यों ना अपने पत्नी दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, और इसी प्लान में वह लग जाता है। लेकिन जैसे उसी गन्ना के पास पहुँचता है तो अपनी गाड़ी से निकल पड़ता है और अपने हाथ में एक केरोसिन की बोतल लेता है जो रास्ते में चलते हुए उसने भरवा लिया था, वही निकालता है। निकालने के बाद जैसे बाहर खड़ा होता है तो दोनों गेट का जो लॉकर होता है उसको लॉक कर देता है और उसी कार पे वह जो होता है केरोसिन बिखेर देता है, उस पर आग लगा देता, हवाले हो जाता है। उसी कार में दोनों दौली और साथ में माली जलकर पूरी तरह से मौत की नींद में सो जाती हैं। लेकिन उधर सामने एक बाइकर गुजर रहे होते हैं। वह बाइकर जैसे लपटे को देखते हैं तो चिल्ला पड़ते हैं। इधर अपने सड़न से बचने के लिए अब जो होता है दीपाराम भी चिल्ला पड़ता है, लेकिन उसकी जो प्लान होते हैं वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो या सच्चाई निकल के आती है, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है वह सहम से जाती है। लेकिन पुलिस की टीम इधर दीपाराम को ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ कहीं कोर्ट पेश करते हैं। इसके ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज के ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।